सब नाज़रीन को मेरा सलाम। आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेम से रिलेटेड है। तो फ्रेम इनडिटर्मिनेट फ्रेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी पिन सपोर्ट है और बी पॉइंट पे पिन सपोर्ट है। तो इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ अननोन 4 है और हमारे पास इक्विलिब्रियम के जो इक्वेशन है वो 3 है, यानी 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट ये फ्रेम है। अगर डिटर्मिनेट फ्रेम था तो उसको सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फ्रेम है तो इसको फोर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी हम लोग बेसिकली फाइंड करते हैं ये सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू, इंटरनल रिस्पांस ऑफ द फ्रेम क्या होगा। यहाँ पे इन रियल लाइफ इसका स्ट्रक्चर ये है, ये फ्रेम है जो कि सपोर्ट कर रहा है इस ब्रिज के डेक को। तो इसका जो डिटेलिंग है 40 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है लोड, और लोड की इंटेंसिटी है ये 10 मीटर 5 मीटर इसकी डिटेलिंग है। अपवर्ड जो वर्टिकल डेप्थ हाइट है वो 5 मीटर है। सपोर्ट ट्रैक्शन हम लोग मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स मेथड के जो स्टेप्स है, बेसिक स्टेप 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप सुपरपोजिशन, फिर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन और नंबर 3 फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके इसकी इंटरनल रिस्पांस मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये इस रिएक्शन को मालूम करना है, इस रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। सुपरपोजिशन का ये मतलब है कि फ्रेम को इस तरह हम लोगों ने तकसीम करना है, डिवाइड करना है, ब्रेक करना है कि वो डिटर्मिनेट और स्टेबल बन जाए, और इसका जो फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। यानी आप लोगों ने इस तरह डिवाइड करना है, जो एक्स्ट्रा रिडंडेंट यानी फोर्स है, यानी 4 फोर्सेस है, 4 में से एक को हम लोगों ने ख़त्म करना है, तब वो स्ट्रक्चर स्टेबल और डिटर्मिनेट बन जाएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सुपरपोजिशन अप्लाई करूँगा, जो कि बेसिक स्टेप ऑफ फोर्स मेथड है। तो सुपरपोजिशन में मैं ये करता हूँ कि ये जो पॉइंट ए पे जो सपोर्ट है इसको मैं रोलर बनाता हूँ और इसी को पिन ही रहने देता हूँ, तब अननोन 3 रह जाएंगे अगर मैं इसको रोलर बना दूँ। तो सबसे पहला स्टेप में ही सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। पॉइंट ए पे मैंने रोलर पिन सपोर्ट को मैंने रोलर बनाया, और फिर इसका जो एक रिएक्शन रह गया उसकी वैल्यू मैंने अप्लाई की दूसरे फ्रेम में। जो पहला फ्रेम है उसमें एक्चुअल लोड आ रहा है, और इसकी डायमेंशन हमें वही डायमेंशन जो कि क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक मॉडिफिकेशन की कि यहाँ पे पिन सपोर्ट था तो हम लोगों ने डिटर्मिनेट और स्टेबल बनाना था, तो उस पिन को हम लोगों ने एलिमिनेट किया बाई रिप्लेस किया रोलर सपोर्ट पे। तो इसका रिएक्शन एक होता है। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो एक्स एक्सिस एक फोर्स आ रही थी इसी पॉइंट पे, उसको हम लोगों ने एलिमिनेट किया। तो इसकी वजह से जो अप्लाइड लोड है उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आएगी इस पॉइंट पे, यानी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन आएगी। इनका जो फ्रेम का जो डिफ्लेक्टिव कर्व है, इलास्टिक कर्व, ये कुछ इस तरह होगा, यानी डिफ्लेक्टिव कर्व है ये इस तरह बनेगा। यानी इसका पॉसिबल है कि कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट हो, यानी वाई एक्सिस पे तो रिस्ट्रेन है, यानी इस वाई एक्सिस पे डिफ्लेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, तो इसी पॉसिबिलिटी है कि एक्स एक्सिस पे ये कुछ डिफ्लेक्शन शो करे। तो उस डिफ्लेक्शन को, यानी एक्चुअल लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन है उसको हम लोगों ने डेल्टा ए नाम दिया। तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस होगा, उसको मैंने डेल्टा ए नाम दिया। लेकिन इन एक्चुअल फ्रेम यहाँ पे पिन सपोर्ट था, तो वही पिन बनाने के लिए हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा रिडंडेंट हम लोगों ने एलिमिनेट किया उसको हम लोगों ने अप्लाई भी करना है। इसको रिडंडेंट अप्लाई स्ट्रक्चर या फ्रेम कहेंगे। तो मैंने यहाँ पे रिडंडेंट अप्लाई किया और जो एक्चुअल लोडिंग थी उसको मैंने एलिमिनेट किया। दूसरे रिडंडेंट में मैंने अप्लाइड लोड्स नहीं लेना, ये याद रखना, और सपोर्ट रिएक्शन वगैरह लेनी है लेकिन अप्लाइड लोड नहीं लेना। तो मैंने वही रिडंडेंट AX नाम दिया, उसको मैंने अप्लाई किया। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। जो AX मैंने अप्लाई की तो इसकी वजह से फ्रेम कुछ डिफ्लेक्ट होगा इस पॉइंट ए पे, तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगी उसको मैंने डेल्टा AA डैश मैंने नाम दिया। फिर मुझे पता है कि डेल्टा AA डैश बराबर है FAA यानी फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट इनटू AX, इसके बराबर है, जो कि लास्ट लेक्चर में इसकी बाकायदा डेरिवेशन हम लोगों ने की, यानी प्रोपोर्शनलिटी से यह मुझे पता चला कि ये यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा उसकी वैल्यू AX इंटू FAA फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट और
इसी जो रिएक्टिव फोर्स है इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी इस फोर्स की वजह से। तो इन दोनों फ्रेम को अगर मैं जमा करूं तो मुझे दोबारा वही जो पहला क्वेश्चन में जो फ्रेम थी वही मिल जाएगा। तो यहाँ तक अगर वो नहीं मिलता तो जो कंसिडरेशन आपने की है वो गलत की है। तो मुझे वही फ्रेम बाकायदा मिल रहा है, अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो मुझे वही क्वेश्चन का जो फ्रेम है वो मुझे मिल जाता है। तो ये तो मैंने सुपरपोजिशन अप्लाई किया। अभी मैं बना रहा हूँ जो दूसरा स्टेप है फोर्स मेथड का कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बना रहा हूँ। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के लिए मैंने डिफ्लेक्शन लेनी है। तो डिफ्लेक्शन या रोटेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्शन या रोटेशन जो इक्वेशन है उसको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहेंगे। तो मेरे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाना है। पॉइंट ए पे मैंने जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने ऐड करना है। या पे साइन कन्वेंशन का आपने ख्याल रखना है कि किस तरह मैंने साइन कन्वेंशन लेना है, ये टू द राइट पॉजिटिव लेना है या लेफ़्ट पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स है और मैं डेल्टा ए डैश का अगर मैं जमा करूँ तो उसका जो डिफ्लेक्शन है डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि इन एक्चुअल जो फ्रेम है वहाँ पे जो पिन सपोर्ट है उसकी वजह से डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा, क्योंकि सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे मैंने ये डिफ्लेक्शन और इस डिफ्लेक्शन को मैंने जमा करना है और इक्वल टू ज़ीरो लेना है और साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है आपने। तो मैं यहाँ पे टू द राइट जो भी डिफ्लेक्शन है उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और लेफ़्ट पे जो भी डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ और इक्वल टू ज़ीरो, इन दोनों को जमा करके इक्वल टू ज़ीरो लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रही है, लेफ़्ट साइड की तरफ सपोर्ट से लेफ़्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्शन है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा माइनस डेल्टा ए, फिर यहाँ पे डिफ्लेक्शन किस तरह अपवर्ड है यानी टू द राइट है, तो प्लस, क्योंकि राइट मैंने पॉजिटिव लिया साइन कन्वेंशन, तो प्लस डेल्टा ए डैश या उसकी जगह ये वैल्यू पुट करें इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या डेल्टा ए डैश की जगह मैं ए एक्स एफ ए पुट करूँ तो इक्वेशन ये बनेगा माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए डैश या इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या माइनस डेल्टा ए प्लस ए एक्स इंटू एफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये मेन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन चाहिए क्योंकि एक अननोन है, रिडंडेंट एक है, तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक के साथ ये इक्वेशन मुझे मिला। मिस्टेक क्या है इसमें, डेल्टा ए के साथ माइनस साइन आएगा, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा। तो ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बन गया। यहाँ पे सिर्फ एक गलती, डेल्टा ए के साथ माइनस साइन आएगा, बाकी सही इक्वेशन। तो ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बन गया। अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ क्या कैलकुलेट करूँगा, डेल्टा ए और एफ ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मुझे ए एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी मैं फाइंड करूँगा कि डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी। डेल्टा ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने कैस्टिग्लियानो थ्योरम, वर्चुअल वर्क मेथड, यूनिट लोड मेथड, तो मुख्तलिफ इसके मेथड है। कैस्टिग्लियानो थ्योरम से भी कर सकते हैं, कंजुगेट भी मेथड से, मैकालीज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं डी ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो डी ए वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं वर्चुअल वर्क मेथड यूज़ करूँगा। वर्चुअल वर्क मेथड में दो मोमेंट हम लोगों ने फाइंड करने हैं, एक है मुख्तलिफ सेक्शन लेनी है और सेक्शन पे मोमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक अप्लाइड लोड की वजह से मोमेंट क्या प्रोड्यूस होगा और दूसरा यानी कैपिटल एम मालूम करेंगे कि अप्लाइड लोड की वजह से कितना मोमेंट प्रोड्यूस होगा, और दूसरा हम लोगों ने स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी रिडंडेंट जहाँ पे हम लोगों ने एलिमिनेट किया फोर्स उसकी जगह हम लोगों ने यूनिट फोर्स अप्लाई करना है। तो यूनिट फोर्स की वजह से कितना मोमेंट प्रोड्यूस होगा। फिर इसके लिए एक फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स डिरिवेट करना है और लिमिट लेना है 0 से एल, यानी जहाँ तक वही सेक्शन हो। हम लोगों ने इस तरह वर्चुअल वर्क का मेथड ये है कि इसके हमें डेल्टा ए की वैल्यू मिलती है। तो मैंने अप्लाइड लोड की वजह से सेक्शन पे कितना मोमेंट है और यूनिट फोर्स की वजह से सेक्शन पे मोमेंट कितना है, इसका इंटीग्रेशन और डिवाइड करना है ई आई पे, तो मुझे डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही मैं कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसी के लिए मैं अप्लाइड लोड की वजह से जितना मोमेंट आ रहा है उसकी वजह से मैंने सबसे पहले जो डिटर्मिनेट फर्स्ट जो फ्रेम है यानी सुपरपोजिशन का जो फर्स्ट फ्रेम है उसको मैंने रिएक्शन फाइंड करनी है।
तो वो फ्रेम ये है, उसकी वजह से यहाँ पे पिन सपोर्ट था, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। यानी आफ्टर एलिमिनेटिंग रिडंडेंट जो फ्रेम है, प्राइमरी जो फ्रेम है, उसको मैंने सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम लोगों ने रिएक्शन फाइंड करनी है। तो 40 किलोन्यूटन पर मीटर लग रहा है और इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो मैंने फाइंड करना है। तो रिएक्शन किस तरह मालूम करेंगे? बाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो कि 3 जो इक्वेशन है उसकी मदद से सॉल्व इजीली कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेम स्टेबल है और डिटर्मिनेट है। तो उस रिएक्शन फाइंड करने के बाद वैल्यू उसकी आ जाती है 200 किलो न्यूटन अपवर्ड और 200 किलो न्यूटन अपवर्ड। ये रिएक्शन की वैल्यू मिल गई मुझे। अभी मैंने अप्लाइड मोमेंट की वजह से, अप्लाइड लोड की वजह से कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है मैंने वो मालूम करना है। अर्थ सेक्शन में सेक्शन कहाँ पे करना है? जहाँ पे लोड्स चेंज हो या मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज हो वहाँ पे अपनी सेक्शन काटनी है। यहाँ पे तो मटेरियल प्रॉपर्टी EI की वैल्यू सेम है थ्रू आउट फ्रेम, तो हम लोगों ने उसको नहीं देखना, बल्कि लोड जहाँ पे चेंज हो रहा है वहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन काटना है। तो M की वैल्यू मालूम करेंगे हर सेक्शन के लिए। तो एक सेक्शन तो ये होगा, दूसरा सेक्शन इस लोड की वजह से, इस लोड से पहले जो सेक्शन है ये होगा, तीसरा सेक्शन यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे और पांचवा यहाँ पे होगा सेक्शन। तो ये 5 सेक्शन आएंगे। तो 5 सेक्शन आपने फिर इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, सिमिलर फ्रेम है। तो आपने आसानी से ये नहीं कैलकुलेट करना और ये अपने आसानी के लिए ये कैलकुलेट नहीं करना। यानी इसमें 2 ऐसे फोर्स, यानी एक ये 2 जो फ्रेम के सेक्शन है, आपने मोमेंट कैलकुलेट नहीं करना। यानी अगर यहाँ पे क्योंकि ये मोमेंट, इस यहाँ पे मोमेंट और इस सेक्शन में मोमेंट ये दोनों सेम है, ये सेम और ये करस्पॉन्डिंग जो है वो सेम है। आपने 3 मोमेंट फाइंड करने हैं, तो 2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो मैंने इसको सॉल्व करना है। कैपिटल M और स्मॉल m दोनों की वैल्यू आपने इस तरह कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं ये M कैलकुलेट कर रहा हूँ। यानी मैंने सेक्शन, ये सेक्शन लिया, इस सेक्शन को अगर मैं हॉरिजॉन्टली लूँ तो वो कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे 200 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ पे बीम का जो बीम है, और यहाँ पे मैंने सेक्शन काटा, तो यहाँ पे मैं मोमेंट चेक कर रहा हूँ M1, कैपिटल M1, क्योंकि सेक्शन 1 है तो सेक्शन 1 के लिए मोमेंट कैपिटल M1 है और ये डिस्टेंस x होगी। तो यहाँ पे मोमेंट क्या होगा? क्योंकि लोड अप्लाई है टू द पॉइंट ओरिजिन, यानी जहाँ पे हम लोग सेक्शन काट रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे M1 की वैल्यू सिंपली 0 होगी, याद रखना यहाँ पे। और M1 या और इस सेक्शन पे M की जो मोमेंट की वैल्यू वो 0 होगी। यानी 2 मोमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किए। अभी हम लोगों ने अप्लाइड लोड की वजह से हम लोग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सेक्शन काट रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन काट रहे हैं, तो फिर फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे 200 मोमेंट जो लोड है किलो न्यूटन वो लग रहा है, और यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन का काटा, यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है तो M2 मैंने नाम दिया, और इस जो डिस्टेंस है इसको मैंने x2 नाम दिया। तो यहाँ पे अभी मैं मोमेंट चेक कर रहा हूँ। तो मोमेंट चेक करने के लिए मैंने फोर्स और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं अगर इस तरह पॉजिटिव लूँ, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लूँ, तो M2 फिर इसकी वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो M2 माइनस 200 इंटू x2, ये मोमेंट की वैल्यू आ गई। यानी M2 की वैल्यू बनेगा 200 x2। ये दूसरे सेक्शन पे मोमेंट की वैल्यू आ गई, और ये M2 की वैल्यू यानी 200 x2 ये बराबर होगी यहाँ पे इस सेक्शन के लिए भी। फिर इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सेक्शन भी काउंट हो जाएगा। यानी एक साइड पे मैंने मोमेंट कैलकुलेट की तो दूसरी साइड पे ऑलरेडी वो कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल फ्रेम है तो दोनों बराबर होगी। अभी मैंने तीसरा सेक्शन काटना है, कैपिटल M3 की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन काटा, तो उसका जो फिगर है वो कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे लोड्स अप्लाई है, इसकी इंटेंसिटी है 40 किलो न्यूटन, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको मैंने x3 नाम दिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 5 मीटर है। यहाँ तो भी 5 मीटर है वर्टिकल, जो यहाँ पे 200 फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट करूँगा, M3 नाम दूंगा। तो इसकी वजह से मैंने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है, तो M3 इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा। M3
माइनस यानी ये 40 किलोमीटर को भी मैंने कैलकुलेट करना है, यूनिट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो m3 प्लस 40x3 इंटू x3/2, क्योंकि मिड पे लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा यहाँ तक इस पॉइंट पे मोमेंट, ये x3/2 होगा। फिर मैंने ये मोमेंट भी कैलकुलेट करना है 200 फोर्स की वजह से, तो ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट है, या मैंने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, तो माइनस 200 इंटू 5 प्लस x3, ये डिस्टेंस मैंने लेना है। तो मुझे मोमेंट की वैल्यू कुछ ये मिल जाएगी कि 200 आफ्टर कैलकुलेशन मुझे मोमेंट की वैल्यू ये मिलेगी, कैपिटल M की वैल्यू ये मिलेगी। तो कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू मिल गई। अभी मैंने क्या करना है, स्मॉल m, ये तो मैंने कैपिटल M की वैल्यू मालूम किया, अभी मैं स्मॉल m की वैल्यू मालूम करूँगा। इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ तक हम लोगों ने सेक्शन ये काटा और दूसरी तरफ से भी सेक्शन ये होगा, तो इसका मोमेंट सेम होगा, मैंने फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये याद रखना, एक सेट का मैंने कैलकुलेट किया तो दूसरे सेट का खुद ब खुद वो सेम होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल तरह से फिर कैलकुलेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई सिंपली करना है। ये तो मैंने कैपिटल M की वैल्यू मालूम किया, अभी मैं स्मॉल m की वैल्यू मालूम करूँगा। तो स्मॉल m की वैल्यू मालूम करने के लिए मैंने जहाँ पे रिडंडेंट एलिमिनेट किया, वो उसी की जगह मैंने यूनिट फोर्स लगाना है। तो यहाँ पे मैंने वही प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये एलिमिनेट किया था सब जो एक्चुअल फ्रेम था, तो यहाँ पे मैंने वही यूनिट फोर्स लगाना है। तो यूनिट फोर्स मैंने अप्लाई किया, तो इसका रिएक्शन मैंने कैलकुलेट किया, ये भी 1 किलो न्यूटन आएगा। और यहाँ पे वाई का जो फोर्सेस है वो 0 होंगे, क्योंकि अपवर्ड कोई फोर्स नहीं है। और यहाँ पे मैंने अप्लाइड फोर्स को मैंने नहीं लेना, ये दूसरा जो रिडंडेंट फ्रेम है वो मैंने लेना है। तो यहाँ पे Ax की जगह मैंने सिर्फ 1 किलो न्यूटन पुट किया, क्योंकि ये वर्चुअल वर्क का ये मेथड है कि हम लोगों ने यूनिट फोर्स अप्लाई करना है। जिस पॉइंट पे आप डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हो, मालूम कर रहे हो, वहाँ पे अपने यूनिट फोर्स लगाना है। तो इसी तरह उस बीम इसी फ्रेम में 20 सेक्शन काटने हैं, तो यहाँ पे भी एक सेक्शन आएगा, तो इसकी वजह से स्मॉल m की वैल्यू कुछ आएगी। क्योंकि अगर इसको मैं इस तरह रखूँ और यहाँ पे यूनिट फोर्स लग रहा है, यूनिट 1 किलो न्यूटन, यहाँ पे x1 है, इस पॉइंट m मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल m की वैल्यू। तो स्मॉल m की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा, तो स्मॉल m की वैल्यू होगी m1 इज इक्वल टू x इंटू 1, यानी m1 इज इक्वल टू माइनस x1 अगर आप साइन कन्वेंशन इस तरह पॉजिटिव ले रहे हो। अगर आप इन क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हो तब m1 इज इक्वल टू x1 की m1 इज इक्वल टू x1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, जिस तरह यहाँ पे कैलकुलेट है। अभी मैंने दूसरा सेक्शन काटना है, तो दूसरा सेक्शन मैंने यहाँ पे काटूंगा। तो दूसरा सेक्शन आप यहाँ पे काटे या यहाँ पे काटे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे फिर मोमेंट होगा m2, यानी आपने कैलकुलेट करना है x2 डिस्टेंस पे मोमेंट। तो वो बाकायदा कैलकुलेशन से आप कर सकेंगे। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं अज़ीम कर रहा हूँ कि आपको वर्चुअल वर्क का जो बेसिक नॉलेज है वो आपका आता है। और दूसरा सेक्शन में यहाँ पे काट रहा हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को मैंने x3 नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं मोमेंट चेक कर रहा हूँ, तो मोमेंट की वैल्यू भी यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, यानी 3 मोमेंट मैंने कैलकुलेट किया। यहाँ पे भी मैंने 3 मोमेंट कैलकुलेट किया और यहाँ पे भी। तो अभी मैंने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला ये बेसिक फार्मूला है, जो भी सेक्शन है आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। कैपिटल M उसी सेक्शन पे और स्मॉल m जो या इस डायग्राम से आया, तो उसकी वैल्यू और लिमिट अप्लाई करके हमें ये वैल्यू मिली। फर्स्ट सेक्शन के लिए ये जो सेक्शन है वो 0 से 5 तक है, क्योंकि लिमिट 5 तक हम लोग काट सकते हैं पहला सेक्शन। तो लिमिट मैंने अप्लाई किया 0 से 5, और यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन पे कैपिटल M की वैल्यू 0 थी, तो 0 और स्मॉल m की वैल्यू 1x थी, तो मैंने ये पुट की, तो ये सारा तो 0 होगा। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि दूसरे साइड पे भी सेम ही है और सिमेट्रिकल फ्रेम है, तो हम लोगों ने ये भी काउंट करना है। फिर प्लस मैंने 2 और लेना है, और ये सेक्शन पे जो मोमेंट है उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन वगैरह थी वो फार्मूला मैंने अप्लाई करना है। तो कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पे 200x2 है, और स्मॉल m की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया -5, तो फार्मूले में मैंने पुट किया। और यहाँ पे भी जो लिमिट है यहाँ से लेकर 0 से 5 तक, यानी जो क्वेश्चन में है
जहाँ पे लोड फिर आ रहा है इस तरह UDL, यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो 5 था, तो मैंने वही 5 लेना है। तो 5 लेने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिल गया। और फिर मैंने जो लास्ट जो सेक्शन का था उसकी वैल्यू कैपिटल M की वैल्यू ये मुझे मिल गई आफ्टर कैलकुलेशन, यानी ये असल ये इक्वेशन बना, फिर कैलकुलेशन के बाद ये इक्वेशन बना। तो मैंने कैपिटल M की जगह ये वैल्यू पुट की और स्मॉल m की जगह मैंने ये कैलकुलेट की -5, तो मैंने -5 पुट की। और लिमिट जो लिया है वो 0 से 5 तक, क्योंकि मैंने मिड तक लेना है। मिड तक इसलिए लिया क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 10 है। मिड तक इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं यहाँ तक कैलकुलेट करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी काउंट हो जाएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, सिमेट्रिकल फ्रेम है तो वो भी काउंट हो जाएगा, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आफ्टर कैलकुलेशन, इन सब कैलकुलेशन के बाद मुझे डेल्टा ए की वैल्यू मिल गई 91666.7 डिवाइडेड बाई EI। ये डिफ्लेक्शन HA या डिस्प्लेसमेंट HA की वैल्यू मिल गई। ये आपने याद रखना। ये किस तरह हम लोगों ने कैलकुलेट की, ये मैंने अज्यूम किया कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड। तो इसमें हम लोगों ने सेक्शन कैलकुलेट करना है और ये मोमेंट, ये जो मेन डिफ्लेक्शन का जो इक्वेशन है वो यूज़ करना है वर्चुअल वर्क मेथड का। आपके शेग्लाइनो थ्योरम और मैकेलिस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक है, आप इसे इजीली अंडरस्टैंड हो जाओगे अब इससे। और अभी हम लोगों ने FAA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। FAA क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट है, यानी यूनिट फोर्स की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हुआ। तो यूनिट फोर्स की वजह से हम लोगों ने इक्वेशन फिर ये बनेगा। यहाँ पे फिर कैपिटल M नहीं होगा अप्लाइड लोड की वजह से। अप्लाइड लोड यहाँ पे यूनिट लोड है, ये याद रखना। FAA में अप्लाइड लोड क्या होगा? यूनिट लोड ही होगा, क्योंकि इसमें यूनिट फोर्स की वजह से कितना डिफ्लेक्शन है उसी को फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट FAA कहेंगे। तो यहाँ पे जो अप्लाइड लोड है वो यूनिट लोड है। वो कहाँ पे है? जहाँ पे आप फाइंड कर रहे हो फोर्स डिफ्लेक्शन। तो मैं यहाँ पे पॉइंट A पे AX की जगह हम लोगों ने 1 यूनिट फोर्स अप्लाई किया था। तो यहाँ पे फार्मूले में कैपिटल M की जगह, यानी इंटीग्रेशन ऑफ जो भी लिमिट है कैपिटल M की जगह स्मॉल m आएगा, क्योंकि यूनिट फोर्स की वजह से जो मोमेंट हम लोग ले रहे हैं उसको स्मॉल m, और इनटू जो फार्मूले का स्मॉल m है, यानी यूनिट फोर्स की वजह से जितना मोमेंट है, यानी ये कैपिटल M चेंज हो गया स्मॉल m में, क्योंकि यूनिट फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाई EI इंटू dx हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है। तो मैंने M की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम लेना है, वही जो मैंने यूनिट लोड अप्लाई किया है, यानी इसके लिए जो स्मॉल m की वैल्यू मैंने अप्लाई की वही डायग्राम मैंने लेना है। तो अभी मैंने सिर्फ सेक्शन की जो मोमेंट है उसको मैंने स्क्वायर लेना है, क्योंकि m इंटू m है तो मैंने स्क्वायर लेना है, तो m स्क्वायर। तो मैं इसी तरह यहाँ पे भी 3 सेक्शन से कर लूँगा। तो 3 सेक्शन इसलिए क्योंकि फिर ये दूसरा सेक्शन 2 मल्टीप्लाई करके वो काउंट हो जाएगा, यानी सिमेट्रिकल फ्रेम है। तो इसी तरह इक्वेशन ये है FAA के लिए। फर्स्ट सेक्शन पे जो मोमेंट है यूनिट फोर्स, यूनिट जो मोमेंट है वो 1x है, 1x का स्क्वायर लूँगा क्योंकि 2m है, तो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू x वो डिस्टेंस भी आ जाएगा। इसी तरह दूसरे जो सेक्शन है उस पर सिर्फ स्क्वायर मैंने करना है। तीसरे जो सेक्शन है उसको मैंने भी इसी तरह स्क्वायर करना है और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है कि ये भी दूसरा साइड भी काउंट हो जाए। तो FAA की वैल्यू फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट की वैल्यू 583.33 डिवाइडेड बाई EI मिल गई। अभी मैंने क्या करना है, इक्वेशन 1 जो मैंने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाए उसमें मैंने पुट करना है, वो उसमें मैंने पुट करना है। तो इसकी जो इक्वेशन है डेल्टा ए की जगह मैंने ये पुट किया और FAA की जगह मैंने अभी जो वैल्यू कैलकुलेट की हुई है मैंने पुट किया। तो AX की वैल्यू 157 मिल गई। ये इस कंपैटिबिलिटी इक्वेशन और डिफ्लेक्शन की वजह से मुझे AX की वैल्यू मिल गई। तो AX की वैल्यू मैंने एक्चुअल फ्रेम में मैंने अप्लाई करना है, पुट करना है, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन मैंने अप्लाई करना है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करने के बाद मुझे बाकी रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी मैंने सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करना है, ये इसकी वैल्यू तो मुझे मिल गई और अभी ये वैल्यू मैंने पहले से फाइंड की थी, ये वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये मैंने इंटरनल रिस्पांस ऑफ द फ्रेम कैलकुलेट किया, जो एक्चुअल जो फ्रेम लोडिंग वगैरह आ रही थी बाय वर्चुअल वर्क मेथड। कंपैटिबिलिटी फोर्स मेथड मैंने यूज़ किया। फोर्स मेथड में मैंने डिफ्लेक्शन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाए, तो जिसमें डिफ्लेक्शन इन्वॉल्व थी, यानी डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व थी। डिस्प्लेसमेंट मैंने कैलकुलेट की बाय वर्चुअल वर्क मेथड।
तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।